आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार। प्रज्ञा की इस पुस्तक पर बोलने से पहले मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ, क्योंकि बार बार लोग ये कहते रहे हैं उसकी कविताओं में ये है, उसकी कविताओं में वो है, बहुत चर्चा हो चुकी। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी कि 71 कविताओं के इस संकलन में स्त्री का जीवन है, और बार बार आप कहिए कि स्त्री और पुरुष का जीवन अलग नहीं होता, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगी। मेरा ये मानना है, और आंशिक तौर पर थोड़े संशोधनों के साथ मुझे ये स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि मैं निश्चित रूप से स्त्री समर्थक हूँ, नारीवादी हूँ। संशोधनों के साथ मैंने कहा है, पूरी तरह से जो प्रचलन में है उसको थोड़े संशोधनों के साथ मैं स्वीकार करती हूँ। और मैं बार बार ये कहती रही हूँ अपने संबोधनों में कि स्त्री जिस तरह से जिंदगी को महसूस करती है, पुरुष नहीं करता। इसीलिए वर्षों तक, शताब्दियों तक, बल्कि मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्त्री की जुबान बंद करने की कोशिशें होती रही हैं, आज भी कोशिशें हो रही हैं। और स्त्री की मजबूरी ये है कि जब तक पुरुष उसके किसी कार्य में उसकी पीठ न थपथपा दे, उसे लगता है कि उसका लिखना, उसका बोलना सार्थक नहीं हुआ। इसीलिए वो उसकी रचनाशीलता में जो तलाशेंगे वो तलाश सकते हैं, लेकिन वहाँ जीवन अपनी पूरी संपूर्णता में है, ये बात कहने से पहले वो हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह तो स्त्री को ऐसी स्वीकृति मिल जाएगी जो शताब्दियों तक उसको नहीं मिली थी। इसी बात के साथ मैं प्रज्ञा की इन कविताओं पर थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूँगी। ये जो 71 कविताओं का संकलन है, सच कहूँ तो इस संग्रह की 2-1 कविताएं मैंने पहले पढ़ी थी, और जिस समय प्रज्ञा ने ये किताब मुझे देहरादून भेजी, मैं अवाक हो गई, क्योंकि इतनी जल्दी इसका संग्रह आ जाएगा इसका मुझे विश्वास नहीं था। और जब संग्रह मेरे हाथों में आया तो मैंने इसको पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं चमत्कृत भी हुई, भावुक भी हुई, और फिर दोबारा पढ़ा, क्योंकि इसने कहा था कि उसकी खामियां भी आप बताइएगा। मैं उसकी शिक्षिका नहीं हूँ, इस नाते नहीं, वो उसका मुझसे अलग जुड़ाव भी रहा है। उस जुड़ाव के नाते मैंने उसकी किताब को दोबारा पढ़ा, और उसके बाद जो मेरी प्रतिक्रिया हुई, अगर मैं बोलने लगूंगी तो बहुत विस्तार में जाऊंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कुछ जो लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। नारी विमर्श की प्रबल प्रवक्ता अनामिका का उद्घोष है कि स्त्रियों का अनुभूति मंडल और उनका भाषिक मिजाज पुरुष लेखकों के अनुभूति मंडल से, उनकी भाषिक अभिव्यक्ति क्षमता से भिन्न होता है। दोनों मनोसामाजिक संरचना दोनों की अलग अलग होती है। नतीजतन चौंक रहे हैं वे विश्वासी जन जो व्यथित हैं कि महिला लेखन और पुरुष लेखन जैसा विभाजन कोई मायने नहीं रखता। हाल तक मेरी आवाज नहीं जा रही, हाल तक महिलाएं भी ये कहती थी कि पुरुष लेखन और महिला लेखन जैसा कुछ नहीं होता, लेखन होता है। लेकिन मेरा पूरी तरह से इस बात में यकीन नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि स्त्री का लेखन और पुरुष का लेखन अलग अलग होता है। इस पुरुष में जो विस्तार होता है, स्त्री में वो गहराई में होता है। क्योंकि बार बार जड़ों की बात आई है, तो ये जड़ें ही हैं जो जीवन को थामती हैं, और जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, आप देखिए, जड़ें हैं तल में और ऊपर उनका विस्तार है। पुरुष विस्तार को देखता है, स्त्री हमेशा जड़ों को देखती है, जड़ों को सींचती है, तभी ये विस्तार संभव होता है। तो अभी जिनकी चर्चा आई, कात्यायनी, अनामिका, गगन गिल, नीलेश रघुवंशी, सविता सिंह और हमारे झारखंड की निर्मला पुतुल, ये सब घोषित तौर पर नारीवादी कवयित्रियां हैं। प्रज्ञा ने घोषणा नहीं की कि वो नारीवादी रचना कर रही है, लेकिन उसने जो कुछ भी अपनी कविताओं के माध्यम से दिया है, वो बताता है कि ये जिस स्त्री की कविताएं हैं, वो स्त्री नहीं है जिसकी सुबह 12 बजे दिन में होती है और
रात डाइट कोक से या विस्की के ग्लास से होती थी। ये उस गांव घर की मध्यवर्गीय स्त्री है जिसने वहाँ के जीवन की जड़ बनकर के सींचा है। वहाँ उसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। वो रिश्ते जो आज धीरे धीरे हमसे छूटते जा रहे हैं, वो दोस्ती, वो बहनापा, वो माएँ, चाचियाँ, मामियाँ, बुआ, ये सारे रिश्ते धीरे धीरे आप अब परिवारों में जाएंगे तो शायद अब के बच्चे इन रिश्तों को जानते नहीं। कुछ दिनों बाद जब आप 20 वर्षों के बाद ढूंढेंगे तो परिवार में जो छोटे बच्चे होंगे वो पूछेंगे कि मौसी क्या होती है और बुआ क्या होती है। क्योंकि जिसको हम कहते हैं बाजारवाद ने इस तरह से हमारे रिश्तों को बिखेर दिया है, और हमारी ज़रूरतें केवल हमारी और हमारे बच्चों की ज़रूरतें हमारे जीवन के केंद्र में आ गई हैं, बाकी की सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो इन सब छूटी हुई चीज़ों को जो बचा करके रख सकता है वो है प्रज्ञा जैसी कवयित्री। प्रज्ञा ने अपने गांव घर के तमाम रिश्तों को सहेजा है, उसने ऋतुओं को सहेजा है। उसके यहाँ चैता है, उसके यहाँ बसंत है, उसके यहाँ और भी दूसरे महीने हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है वो ये कि प्रज्ञा ने दाम्पत्य को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। इसमें एक कविता है जो दाम्पत्य को बहुत सूक्ष्मता से उकेरती है और उसको पढ़कर मुझे अच्छा लगा। बेटी से ककहरा सीखना एक बड़ी बात है, और ये हर पिछली पीढ़ी को नए आने वाले बच्चे सिखा रहे हैं। तो सीखना स्त्री का गुण होता है, वो सीख लेती है। मैं अब यहाँ बैठे तमाम पुरुषों से पूछना चाहूँगी, मिथिलेश जी जो मेरे बहुत करीब रहे हैं, उन्होंने बैगन और बड़ी की बात तो कह दी। बड़ी बनाना आता है, पहले ये उनसे पूछ लेना चाहिए था कि बड़ी कैसे बनती है। ये स्त्रियों को मालूम है, पुरुषों को मालूम नहीं है, ना उन्होंने आज तक सीखने की कोशिश की है। कोई मुझे बता दे कि मुझे बड़ी पाड़ना आता है तो मैं इसको आता है। तो मैं जहाँ थी वो ये कि इस संग्रह में प्रज्ञा एक मध्यवर्गीय स्त्री के संवेदनशील हृदय का प्रतिनिधित्व करती है, और इस प्रतिनिधित्व में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षक है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है उसका जो लोक बिंब है उसकी कविताओं में, वो उसकी भाषा। और इसी भाषा के कारण वो दूसरी कवयित्रियों से अलग है। यहाँ कवयित्रियों की एक बड़ी कतार है और उनमें से कुछ लोग बहुत करीब हैं मेरे। तो कई बार मैं कहती हूँ कि क्या बार आप लोग एक ही विषय पर कविता लिखती हैं। कविता के विषय अनंत विषय भरे पड़े हैं और वो आपके संसार के हैं, उनको उठाइए और उनको लोगों के सामने रखिए। लेकिन गिने चुने लोग हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात की बात है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रज्ञा के संग्रह में रिश्तों की खुशबू है और बिना कोई अलगाव जताए पिता के स्नेह के कई रंग हैं। रक्षाबंधन में भाई की सुनी कलाई की टीस है, लेकिन उसकी जो कलम है, उसकी जो लेखनी है, वो सबसे ज़्यादा रमी है माँ के मौन को आत्मस्थ करने में, बहनों के आत्मीय संवाद में, सखियों के सुख में, और सबसे ज़्यादा अपनी बिटिया के संग साथ में जो उसे ज़िंदगी का अद्यतन का कहना सिखा रही है। सहेलियाँ जो 2 दिनों के संग साथ में बहुत कुछ दे जाती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इसके लिए हमें बड़े कवियों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी वो चाहे जितना बड़ा हो वो स्त्री नहीं हो सकता। और स्त्री जो झेलती आई है शताब्दियों से, उस झेलने को, उस पीड़ा को, उस दर्द को उसने भी विस्तार नहीं दिया है। चाहे वो स्त्री के दर्द को जितना चमत्कारपूर्ण ढंग से चित्रित करे, लेकिन वो गहराई जो स्त्री के भीतर होती है, वो दर्द, वो टीस जो स्त्री के भीतर होती है, वो किसी पुरुष कवि में नहीं आई है। हम दूसरे उदाहरणों से दोनों को बराबर करना चाहे, दोनों को एक करना चाहे तो ये नहीं हो सकता है। मेरा एकदम क्या कहेंगे, प्रमाणों से मैं ये
साबित कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। हम जो महसूस करती हैं वो पुरुष नहीं महसूस करते। इसकी वजह ये है कि हम सृजन करते हैं। प्रकृति ने हमें सृजन करने की जो ताकत दी है, उस ताकत ने हमें दर्द सहने की भी ताकत दी है। इसीलिए जब रश्मि जी बोल रही थी और बार बार ये माइक की बाधा आ रही थी, तो मैं उनसे कहना चाह रही थी कि ऐसी अनेक बाधाओं को पार करके औरतें यहाँ तक आई हैं जहाँ से आप बोल रही थी। पता नहीं कितने अवरोध उसके जीवन में आते हैं और उन अवरोधों के साथ वो आगे बढ़ रही है। ये इस युग की उपलब्धि है और इसी उपलब्धि से उसने अपनी पहचान बनाई है और आगे भी वो जो रास्ते में कांटे हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उन सबको वो काटती हुई आगे बढ़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप में से हर एक अच्छी कविताएं, स्त्री के समर्थन की कविताएं देगा। प्रज्ञा ठीक ही कहा आशीष जी ने कि कोई अद्भुत उपलब्धि नहीं है प्रज्ञा का ये काव्य संग्रह। पहले भी कहा जा चुका है, दोष रहित दूषण सहित। तो इसके इस काव्य संग्रह में बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये उसका पहला संग्रह है और उस संग्रह में जिस आत्मविश्वास के साथ उसने अपने को प्रस्तुत किया है, अपनी बात कही है बिना किसी छल के, बिना कुछ छिपाए हुए, पूरी ईमानदारी से उसने अपने को अभिव्यक्त किया है और हर रिश्ते की बनावट को उसने उकेरा है। चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो। और कुछ नागपुरी कविताएं हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं और अच्छे लगने की वजह ये है कि बाजारीकरण ने जिस तरह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ा दी है, घर जमीन सब बिक रही है, स्त्री उस बिकने को, उस बंटने को रोकने की भरपूर कोशिश करती है। कहा गया है कि स्त्रियां ऐसी भी हो सकती हैं, वैसी भी हो सकती हैं। तो प्रभा खेतान के शब्दों को उद्धृत करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं, स्त्रियां बनाई जाती हैं। जैविक रूप से वो पुरुष से भिन्न होती हैं। हजारों वर्षों से पुरुष ने उसको बनाया है, अपने अनुकूल उसका आकार गढ़ा है और अब वो जब वो खुद को काट छाट करके उनके रास्ते में आ रही है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को बेचैनी हो रही है। इस बेचैनी को दूर करने वाली कविताएं लिखने के लिए प्रज्ञा को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगी जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और प्रज्ञा से पूछना चाहूँगी कि तुमने कैसे कर दिया, या बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये स्त्री विमर्श की कविताएं नहीं है। एक छोटी सी कविता है, जिद। अपने नैहर में मैं अपने नाम से जानी गई, अपने नैहर में मैं अपने नाम से जानी गई, अपने ससुराल में भी अपने नाम से जानी जाऊं, ये ख्वाहिश लिए बड़की मंझली संजली छोटकी में मैं नहीं समाना चाहती। मैं गांव की एक जिद्दी लड़की, अपने ससुराली की ढीठ बहुरिया बनना चाहती हूँ। मैं गांव की औसत पढ़ी लिखी लड़की, परंपराओं के अजनबी शहर में अपनी जिद की गठरी लिए बेखौफ निकल पड़ी। ये उस नई स्त्री का उद्घोष है जो वो बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई सदियों तक, और अब वो बनने के रास्ते पर है। और एक दिन जरूर वो बढ़न उसकी होगी जिसकी उसे कामना रही है, जो उसकी जिद है, और इस जिद में वो जरूर जिद को पूरा कर पाएगी। ये मेरी कामना है और मेरी शुभकामना भी है। बहुत बहुत